हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 उत्तक, जिसको इंग्लिश में हम लोग टिश्यू बोलते हैं, तो हम लोग इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। अभी से पहले हमने अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, जहां से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उत्तक के जितने भी क्वेश्चन 1 से लेकर 17 तक दिए गए हैं, इन सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर करते हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आपको ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस तरीके से है कि पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित उत्तर लिखें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न होता है। जैसे कि एक तरफ हमने सरल उत्तक लिखा है और सेकंड तरफ हमने जटिल उत्तक लिखा, दोनों में डिफरेंस करके बता दिया है कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। सरल उत्तक समरूप कोशिकाओं का बना होता है, यानी ये समान कोशिकाओं का बना होता है। समरूप कोशिका कहने का मतलब एक ही जैसा कोशिका का ये बना होता है, जबकि जटिल जो उत्तक है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, वही जटिल उत्तक होता है। अगर इसकी सरल उत्तक की बात करें तो इसकी जो अधिकांश कोशिकाएं होती है वो जीवित होती है। अधिकतर कोशिकाएं क्या होती है, जीवित होती है, लेकिन इनमें कुछ कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप जाइलम देख सकते हैं, इसकी जो कोशिकाएं होती है मृत होती हैं। मृदुतक या पैरेनकाइमा, स्थूलकोण या कोलेनकाइमा, दृढ़ या स्क्लेरेनकाइमा, ये सभी सरल उत्तक के उदाहरण हैं। और इसका जो उत्तक और जटिल उत्तक का जो उदाहरण है वो जाइलम है। जाइलम अथवा इसका दारू बोलते हैं, फ्लोएम अथवा बास्ट बोलते हैं। तो ये सभी जटिल उत्तक के उदाहरण हैं। तो इस तरीके से आप दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं कि सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न होता है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि स्थिति के आधार पर विभज्योतकी उत्तक के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी विभज्योतकी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रकारों को आपको यहाँ पे बताना है। तो हमने उत्तर में लिखा है कि स्थिति के आधार पर विभज्योतकी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे फर्स्ट में शीर्षस्थ उत्तक, फिर उसके बाद पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक, और थर्ड में आपका अंतर्वेशी विभज्योतकी उत्तक। अब यहाँ पे तीनों का हमने यहाँ पे अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दिया है, अलग अलग तरीके से आपको बता दिया है कि शीर्षस्थ क्या होता है। तो ये तने एवं जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाता है और इसका जो कार्य होता है वो लंबाई में वृद्धि करना होता है। किसका? तो इस शीर्षस्थ का, और ये जड़ एवं तना के शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 2 में हमने यहाँ पे आपका जो पार्श्वस्थ है इसको भी यहाँ पे लिखा है कि यह जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में, पार्श्व भाग कहने का मतलब ये बीच में पाया जाता है, एवं द्वितीयक वृद्धि करता है। ठीक है, ये क्या करता है? द्वितीयक, ये भी वृद्धि करने का ही काम करता है। साथ ही ये और काम ये करता है, ये भोजन का संवहन भी करता है। भोजन का संवहन करने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में ये सहायता भी करता है। थर्ड पॉइंट में हमने यहाँ पे लिखा है अंतर्वेशी। यह उत्तक अस्थायी उत्तक के बीच में पाया जाता है। यह जो उत्तक है वो किसके बीच में पाया जाता है? तो अस्थायी उत्तक के बीच बीच में पाया जाता है। ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाते हैं, एवं इसका जो कार्य होता है वो अस्थायी उत्तकों में परिवर्तित होने का कार्य होता है। ठीक है, तो आप ऐसे इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मृदुतक की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करें। यानी मृदुतक उत्तक की संरचना कैसा है और वो कौन कौन से कार्य करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि जो मृदुतक उत्तक है ये पैरेनकाइमा या सरल अस्थायी उत्तक का भाग होता है। कौन सा? तो ये मृदुतक जो आपका उत्तक है वो सरल अस्थायी उत्तक का एक पार्ट है, जिसका नाम मृदुतक या इसका एक और नाम है पैरेनकाइमा। ध्यान रखना है आपको। अब इसकी संरचना की बात करें तो इसकी जो संरचना होती है वो जीवित होती है, गोलाकार होती है, अंडाकार होती है, बहुभुजी या अनियमित आकार की भी होती है। इसमें सघन कोशिका द्रव एवं एक केंद्रक पाया जाता है। तो इसकी संरचना है कि ये कैसी होती है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो ये समान कोशिका द्रव पाए जाते हैं और समान कोशिका द्रव में बहुत ज्यादा सघन होता है और इसमें एक केंद्रक भी
पाया जाता है। तो इसकी संरचना हो गई। अब इसके कार्य की बात करें तो इसका जो कार्य है वो इस तरीके से है कि ये एपिडर्मिस के रूप में यह पौधों का संरक्षण का कार्य करता है। पौधों के हरे भागों में खास करके पत्तियों में यह भोजन का निर्माण करता है। थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है कि यह उत्तक संचित क्षेत्र में भोजन का संचयन करता है। साथ ही यह उत्सर्जित पदार्थों जैसे कि गोंद, रेजिन, टैनिन आदि को भी ये संचित करता है, यानी ये सभी को वो समा रखता है। फिर उसके बाद 4 पॉइंट में हमने लिखा है इनमें पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायक होता है। गैसीय विनिमय करने का मतलब गैसों के आदान प्रदान में ये सहायक कोशिका होती है मृदुतक उत्तक, ठीक है। और इसका कौन सा, तो अंतरकोशिकीय स्थान, ठीक है। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि स्थूल कोण उत्तक एवं मृदुतक में क्या अंतर है। स्थूल कोण उत्तक के कार्यों का वर्णन करें। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर जान लेते हैं। हमने लिखा है कि स्थूल कोण उत्तक एवं मृदुतक उत्तक में निम्नलिखित अंतर है। दोनों को एक दूसरे से क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया है। एक में हमने स्थूल कोण उत्तक और सेकंड में आपका मृदुतक उत्तक लिखे हैं। स्थूल कोण उत्तक क्या होता है, तो इसकी जो कोशिकाएं होती है वो लंबी होती है, अंडाकार होती है, बहुभुजी होती है। लेकिन ये जो मृदुतक है इसकी कोशिकाएं अनियमित आकार की होती है, कभी लंबी भी हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है, मतलब कुछ भी इसमें हो सकता है। उसके बाद नंबर 2 में हमने लिखा है कि इसमें भोजन का निर्माण होता है। किसमें, तो स्थूल कोण उत्तक में भोजन का निर्माण होता है, जबकि जो मृदुतक उत्तक है इसमें भोजन का संचयन होता है। क्या होता है, भोजन का संचयन, ये निर्माण करता है और ये जमा करता है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है कि इसमें कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। किसमें, तो स्थूल कोण उत्तक में कोशिकाओं के बीच क्या होता है, बहुत कम स्थान होता है, जबकि ये जो मृदुतक उत्तक है इसके कोशिकाओं के बीच में रिक्त या अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है, ठीक है। इसमें खाली जगह या अंतरकोशिकीय जो स्थान है वो रहता है, जबकि स्थूल कोण उत्तक में नहीं रहता है। अब चलते हैं, देखते हैं स्थूल कोण उत्तक के कार्य कौन कौन से हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि स्थूल कोण उत्तक के निम्नलिखित कार्य हैं, जैसे कि फर्स्ट में यह पौधों को यांत्रिक सहायता देता है। उसके बाद नंबर 2 में जब इनमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तब यह भोजन का निर्माण करता है। कौन, स्थूल कोण उत्तक। ये भोजन का निर्माण कब करता है, जब इसमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तब यह भोजन बनाने का काम करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इसका कार्य को बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जिसमें कहता है कि कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए इस आपको पता होगा कि पैरेन्काइमा किसे कहते हैं, कोलेन्काइमा किसे कहते हैं और स्क्लेरेन्काइमा किसे कहते हैं। आप लोग इसके कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे कि ये तीनों पॉइंट है क्या, या ये कौन से उत्तक का उपनाम है। आप लोग जरा फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा जो है वो कौन से उत्तक का भाग है या कौन से उत्तक का दूसरा नाम है, ठीक है। इसका अब उत्तर हम लोग लिखते हैं कि कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच निम्नलिखित अंतर है, जिसमें हमने तीनों को अलग अलग कर दिया है। एक तरफ पैरेन्काइमा कर दिया और सेकेंड तरफ कोलेन्काइमा और थर्ड के तरफ हमने स्क्लेरेन्काइमा कर दिया है। अब पैरेन्काइमा क्या होती है, तो इसकी जो कोशिकाएं होती है वो जीवित होती है और अनियमित आकार की होती है। लेकिन अगर कोलेन्काइमा की बात करें तो इसकी कोशिकाएं क्या होती है, देखिए ये दोनों में सेम चीज लिखा गया है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये दोनों सेम चीज नहीं होगा। इसमें कोशिकाएं जीवित तो होती है लेकिन ये नियमित आकार की होती है, और इसमें अनियमित, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। एक में अनियमित है और एक में नियमित है, लेकिन एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कोलेन्काइमा जो है इसकी कोशिकाएं जीवित होती है, लेकिन इसमें कुछ हद तक जीवित होती है, ज्यादा इसमें जीवित नहीं होती है, इसमें मृत भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे। अगर स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो इसकी कोशिकाएं हमेशा मृत होती है, लंबी होती है, संकरी होती है और नुकीली होती है। ये स्क्लेरेन्काइमा की डिफरेंस है इन तीनों से। उसके बाद हम बात करें तो पैरेन्काइमा जो है इसमें भोजन का संचयन होता है, जबकि कोलेन्काइमा जो है ये भोजन का निर्माण करता है। लेकिन अगर स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो ये भोजन संबंधी कोई कार्य नहीं करता है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो पैरेन्काइमा में इसके कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थान या रिक्त स्थान पाया जाता है,
जबकि कोलेनकाइमा जो है इसके बीच में कोई स्थान या खाली जगह नहीं पाया जाता है। इसमें बहुत कम स्थान ऐसा होता है जो खाली हो। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो इसमें कोशिकाओं के बीच इसमें भी कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है, कोई एक दूसरे के बीच में डिफरेंस नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने तीनों में डिफरेंस आपको करके समझा दिया, आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे की क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें कहता है कि पत्तियों के एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले रंध्र की संरचना तथा कार्य का विवरण दें। यानी जो रंध्र है, रंध्र इसका एक और नाम है, आप लोगों को पता होगा स्टोमाटा। तो इसकी संरचना कैसा है और ये कौन सा कार्य करता है, इसके बारे में आपको बता देना है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि पौधों की पत्तियों की सतहों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो आप लोगों को पता हो गया कि रंध्र कहाँ होता है और ये कैसा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होता है और ये पत्तियों की सतहों पर पाया जाता है। ठीक है, अब इसका हम लोग संरचना लिखेंगे। तो ये जो संरचना इसका होता है वो ब्रिकक मतलब किडनी के आकार वाली दो रक्षी कोशिकाओं में घिरी रहती है, यानी इस तरीके से ये रहती है। ठीक है, और बीच में स्टोमाटा, ठीक है, ये बीच में क्या रहती है, स्टोमाटा रहती है, या इसको हम लोग रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की ये होती है। अगर इसकी कार्य की बात करें तो ये वाष्प उत्सर्जन करता है, यानी वाष्प के उत्सर्जन में सहायक होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी कर दिया है कि रंध्र के माध्यम से ही वाष्प उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। ये गैसों का आदान प्रदान करता है। जब प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण की क्रिया होता है तो इस दौरान एक गैसों का विनिमय करता है, गैसों का ये आदान प्रदान करता है। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कॉर्क कोशिका की रचना एवं कार्यों का वर्णन करें। कॉर्क कोशिका क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, और इसका कौन कौन सा कार्य है ये भी आपको बताना है। तो उत्तर में देखिए हमने लिखा है कि वृक्षों के बाहरी त्वचा को कॉर्क कोशिका के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग एक और नाम जानते हैं, इसको छाल भी बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसको छाल भी बोलते हैं। जो वृक्ष के बाहरी जो त्वचा होता है उसको कॉर्क कोशिका या छाल के नाम से भी जाना जाता है। अगर संरचना की बात करें इसकी, तो ये जो कोशिका होता है ये पेड़ के जड़ तथा तना के पुराने होने से बनता है। यानी जैसे जैसे पेड़ पुराना होते जाएगा ये कॉर्क कोशिका का निर्माण होते जाता है। इनकी जो कोशिकाएं होती है मृत होती है। जो बाहर का छाल होता है वो क्या होता है, मृत होता, मरा हुआ होता है। एवं इनके बीचों बीच स्थान में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है, और इनके बीच में कोई गैप नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं होता है। इन कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। आप लोग देखे भी होंगे जब पेड़ किसी पेड़ के छाल को, कि उसका जो छाल होता है वो ज्यादा मोटा होता है। इसका कारण यह है कि इस पर सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा होता है। इसका मोटा होने के पीछे का रीजन क्या है, तो एक पदार्थ रहता है जिसका नाम सुबेरिन है। ये पेड़ के जो बाहरी त्वचा है या छाल है उस पर ये पाए जाते हैं, और इसी के कारण इसकी जो दीवार होती है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है। इसलिए इनकी भित्ति से जल एवं गैस नहीं जा सकते, और जब ये ज्यादा मोटा होता है तो इसके कारण इसे जल एवं गैस नहीं जाता है, जिसके कारण ये मृत होते हैं। और इस कोशिकाओं में कोई जीव द्रव्य नहीं होता है। कौन से, तो बाहरी जो कॉर्क कोशिका है इसमें कोई जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये मृत होता है तो इसमें तो जीव द्रव्य होगा ही नहीं। फिर उसके बाद इसकी अगर कार्य की बात करें कॉर्क कोशिका का, तो इसका मात्र एक ही कार्य है कि ये बाहरी आघातों से, यानी बाहरी आघातों कहने का मतलब आग से, वायु से, हवा से या और भी अन्य चीजों से ये पौधों की क्या करता है, रक्षा करता है। पेड़ पौधों की ये रक्षा करता है। तो इसके कार्य और इसके बाद संरचना को हमने यहाँ पे आपको डिटेल से समझा दिया। आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग पीडीएफ के माध्यम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जाइलम उत्तक की रचना एवं कार्यों का वर्णन करिए। यानी जाइलम उत्तक क्या है, उसका कार्य कौन कौन से है, इसके बारे में आपको बताना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि जाइलम उत्तक एक प्रकार के संवहन उत्तक है, और संवहन उत्तक आप लोगों को पता होगा जिसमें ढोने का कार्य होता है, जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान में किसी भी पदार्थ को ले जाने की क्रिया होती है, उसी को हम लोग संवहन उत्तक के नाम से भी जानते हैं। जो जटिल अस्थायी उत्तक का भाग है
और ये जो संवहन ऊतक है वो किसका भाग है? तो जटिल अस्थायी ऊतक का ये भाग है। यह ऊतक पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। जो जाइलम होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? जड़ में पाया जाएगा, तना में पाया जाएगा और पत्तियों में पाया जाता है। अगर इसकी हम लोग रचना की बात करें तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि रचना हुआ कैसे है। तो इसकी जो रचना हुई है वो 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर के हुई है। जैसे कि यहाँ पे वाहिनिकाएं, जिसको या इसको हम लोग ट्रैकिडस भी बोल सकते हैं, वाहिकाएं से मिलकर, जाइलम जंतु से और जाइलम मृदुतक से, ये चारों से मिल करके इसका निर्माण हुआ है जाइलम ऊतक का। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में जान लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता। अगर आपको ज्यादा जानकारी लेना तो बुक तो आपके पास है ही, आप पता भी कर सकते हैं कि वाहिकाएं होता क्या है, वाहिनिकाएं क्या होता है, जाइलम तंतु क्या होता है और जाइलम मृदुतक क्या होता है। इन सारे चीजों को आप अपने बुक के माध्यम से भी देख सकते हैं। हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली कार्य को बताते हैं कि जाइलम ऊतक का कार्य क्या होता है। तो इसका जो कार्य होता है ये पौधों को यांत्रिक सहायता देना और जल एवं घुलित जो खनिज लवण है उसका संवहन जड़ से पत्ती तक करना। ध्यान रखना, ये जड़ से पत्ती तक ले जाता है, न कि पत्ती से जड़ तक ले जाता है। ये इसका कार्य होता है जाइलम ऊतक का। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना था। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहता है फ्लोएम ऊतक क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, इसके कार्यों का वर्णन करिए। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि जो फ्लोएम ऊतक है वो भी एक प्रकार का संवहन ऊतक ही है, जो जटिल अस्थायी ऊतक का भाग है। यह पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में तो पाया जाता ही है। फ्लोएम पत्तियों द्वारा भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। आप ध्यान रखेंगे ये भोज्य पदार्थ को, और जो जाइलम था वो जल और खनिज लवण को ढोने का कार्य करता है। तो ध्यान रखना, जाइलम जल और खनिज लवण को और फ्लोएम भोज्य पदार्थ को एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का कार्य करता है। साथ ही यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी देता है, आंतरिक शक्ति भी देता है। अगर इसकी बात करें तो इसका कार्य यही है कि ये पौधों को क्या करता है, यांत्रिक सहायता देता है। इसका तो कार्य यही होगा, क्योंकि और तो ये कोई कार्य करता नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन 10 कहता है कि ऊतक क्या है, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक का उदाहरण कार्य सहित वर्णन करिए। यानी जंतु ऊतक क्या है, पहले ऊतक क्या है ये बताना है आपको, और कोई एक जंतु ऊतक का लेकर के आपको उसका पूरा अच्छे से डिफाइन कर देना है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि ऊतक ऐसी कोशिकाओं के समूह है जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य के दृष्टिकोण से एक प्रकार की होती है, उसे हम लोग ऊतक कहते हैं। अगर इसकी प्रकार की बात करें जंतु ऊतक की, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका उपकला या उसको एपिथेलियम ऊतक के नाम से जानते हैं, और सेकंड आपका होता है संयोजी ऊतक, थर्ड होता है पेशी ऊतक, और फोर्थ होता है तंत्रिका ऊतक। तो ये 4 तरीके के आपके जंतु जो ऊतक है वो पाए जाते हैं। अब यहाँ पे किसी एक का हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, और एक में सबसे पहले हमने उपकला या एपिथेलियम ऊतक को डिफाइन किया है। तो उपकला या एपिथेलियम ऊतक क्या होता है, तो यह अत्यंत महीन और चिकनी झिल्ली की तरह होती है, जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों के बाह्य पृष्ठों को आच्छादित किए हुए होता है। कहने का इसका मतलब है कि शरीर के अंदर जो भी अंग है, ठीक है, उसको बाहर से क्या कर देता है, जैसे इसमें छोटे छोटे अंग है तो इसको बाहर से क्या कर ले है, इसको ढके हुए है। इसी को हम लोग उपकला या एपिथेलियम ऊतक के नाम से जानते हैं। अगर इसकी कार्य की बात करें तो इसका कार्य है त्वचा की बाहरी परत का निर्माण करना। जो हम लोगों का त्वचा है उसका बाहरी जो परत है उसको वो निर्माण करता है। फिर उसके बाद ये क्या करता है कि अंगों का आच्छादन करके उसका रक्षा करता है। यानी पूरे शरीर को जब चमड़ा से ढक दिया जाता है तो चमड़ा क्या करता है, इसको रक्षा करता है। साथ ही ये विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में ये सहायता प्रदान करता है। ये इसका कार्य होता है उपकला या एपिथेलियम ऊतक का। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एपिथेलियमी ऊतक कहाँ पाया जाता है, इसकी विशेषताओं और कार्यों का वर्णन करिए। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि एपिथेलियम जो ऊतक है वो जंतु ऊतक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो ये जंतु ऊतक में पाया जाता है, जिसे उपकला ऊतक भी कहा जाता है।
एपिथीलियम ऊतक का दूसरा नाम क्या है? उपकला ऊतक, ध्यान रखेंगे। विशेषताएं की बात करें तो यह ऊतक अत्यंत महीन और चिकनी झिल्ली की तरह होती है, जो अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी अस्तर का निर्माण करती है। एपिथीलियम ऊतक की कोशिकाओं का आकार उसके स्थान तथा उसके कार्य के अनुसार वो बदलते रहता है। एपिथीलियम ऊतक की बात करें तो यहाँ ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जिनमें से सल्की या सल्काव एपिथीलियम, सेकंड है आपका स्तंभाकार एपिथीलियम, थर्ड है आपका क्यूबाइडल एपिथीलियम और फोर्थ है पछमावी या पचमल एपिथीलियम। और इन चारों से मिल करके जो निर्माण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एपिथीलियम ऊतक। तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। अगर इसकी कार्य की बात करें एपिथीलियम ऊतक की, तो ये काम करता है अंगों को सुरक्षा देने का, रक्त वाहिनियों एवं वायु कोशों में पदार्थों का विसरण करने का, ये सभी ये सहायता प्रदान करता है। फिर उसके बाद ये ऊतक जो है वो अवशोषण और श्रवण के लिए आंतरिक अंगों को यांत्रिक सहायता देता है, आंतरिक सहारा देता है। अंडवाहिनियों में एक ऐसी कोशिकाएं होती है जिसको सिलिया गति करनी होती है, और सिलिया अपने गति के द्वारा अंडाणु को एक ही दिशा में जाने में मदद इसी यानी कि उपकला या एपिथीलियम ऊतक के माध्यम से ही करती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 3 कार्य लिख देना है। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें कहता है कि संयोजी ऊतक क्या है? किसी एक प्रकार के संयोजी ऊतक का कार्य सहित वर्णन कीजिए। उत्तर में हमने लिखा है कि वैसा ऊतक जो अन्य ऊतकों को एक साथ बांधकर उन्हें मजबूती और सहायता प्रदान करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं संयोजी ऊतक। यहाँ पे संयोजी ऊतक 3 प्रकार के हैं। एक आपका वास्तविक संयोजी ऊतक है, सेकंड आपका कंकाल ऊतक है, और थर्ड आपका तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक है। ये 3 तरीके के संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमने एक का लिया है जो वसा संयोजी ऊतक है। कौन सा है? वसा संयोजी या एडिपोज ऊतक है, जो संयोजी ऊतक का ही पार्ट है। इसके बारे में हमने यहाँ पे आपको डिफाइन करके बताया है। ये जो वसा या एडिपोज ऊतक होती हैं, ये गोलाकार होती हैं, अंडाकार होती हैं, और इसमें वसा की बूंदें भरी होती है। वसा के बूंदे कहने का मतलब यहाँ पे फैट की जो बूंद है वो भरा होता है। यह ऊतक त्वचा के पीछे चर्बी के रूप में आंतरिक अंगों के बीच तथा मेढक के वृक्क के शीर्ष पर स्थित वसा पुंजों में पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये आप देख पाए कि ये त्वचा के नीचे पाया जाता है चर्बी के रूप में, आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। अगर मेढक की बात करें तो इसके वृक्क के शीर्ष पर ये पाया जाता है वसा पुंज के रूप में। अगर इसके कार्य की बात करें तो यह ऊतक जो है वो भोज्य पदार्थ का संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता के समय करता है। ठीक है। और यह बाहरी चोटों से अंगों की सहायता करता है, ठंड से शरीर को रक्षा करता है, और इसकी मात्रा अधिक होने पर यह शरीर को मोटा भी बनाता है। तो ये सारे कार्य हैं इस ऊतक के। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कहता है कि रक्त या रुधिर की संरचना का वर्णन करिए। यानी रक्त या रुधिर किसे कहते हैं, उसकी कौन कौन सी संरचनाएं, वो कैसे कैसे मिलकर बना है, इन चीजों को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो हमने लिखा है कि रक्त या रुधिर तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत आते हैं, यानी ये तरल संयोजी ऊतक का ये पार्ट है रक्त या रुधिर। इनका जो अंतरकोशीय स्थान होता है वो तरल पदार्थ के रूप में होता है। इसमें कोशिकाएं जो है जिन इनका यानी रक्त या रुधिर का वो चारों तरफ बिखरी होती हैं। अगर इसकी संरचना की बात करें तो लाल रक्त या रुधिर जो होते हैं वो तरल भाग इसका प्लाज्मा कहलाते हैं, और इसमें रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। यानी कुल टोटल अगर बात करें तो रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा मिलकर के रक्त का निर्माण होता है, रक्त का संरचना बनता है। अब यहाँ पे आइए जानते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है। तो ये जो प्लाज्मा है वो पीले रंग का होता है, चिपचिपा होता है, और थोड़ा सा ये क्षारीय होता है। क्षारीय कहने का मतलब ये थोड़ा सा कड़वा होता है, ये थोड़ा सा नमकीन जैसा लगता है। इसका जो आयतन के अगर हिसाब से बात करें तो ये पूरे शरीर में रुधिर का 55% पाया जाता है, और अगर जो 45% बचता है उसमें रुधिर कणिकाएं होती है। प्लाज्मा में 90% क्या होता है? जल होता है, और 10% क्या होता है? प्रोटीन होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं।
तो ये सब प्लाज्मा के गुण हैं जो आपको हमने यहाँ पे समझाया। अब इसके बाद आते हैं रुधिर कणिकाएं। तो अगर रुधिर कणिकाएं की बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की पाई जाती हैं। एक तो आपका लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, सेकेंड आपका श्वेत रुधिर कणिकाएं, और थर्ड में आपका प्लेटलेटस होता है। अब यहाँ पे अगर हम लाल रुधिर कणिकाएं की बात करें तो इसका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, कहाँ निर्माण इसका होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसका जो लाल रंग होता है वो एक प्रोटीन के कारण होता है और उस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका रंग लाल रुधिर कणिकाएं का लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है ग्लोबिन, और एक ग्लोबिन 90% होता है, और एक रंजक है, एक चूर्ण है जिसका नाम हिम है, और ये जो हिम होता है वो 4 से 5% इसमें पाया जाता है। हिम अणु के केंद्र में लोहा होता है जिसमें ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता होती है। तो आप समझ पाए कि लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, इसमें क्या क्या चीज पाई जाती है और ये कैसे मिलकर के बना होता है। अब उसके बाद आता है श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं यह अनियमित आकार के केंद्रक युक्त और हीमोग्लोबिन रहित होती हैं। इनकी संख्या लाल रुधिर कणों की अपेक्षा बहुत कम होती है। श्वेत रुधिर कणिकाएं जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। तो आप समझ पाए ऊपर वाला किस चीज को, तो ये ऑक्सीजन को बांधने का कार्य कर रहा था, तो ये यहाँ पे जीवाणुओं को नष्ट करने का, जो शरीर में एंट्री ले लेता है उसको वो नष्ट करने का कार्य करता है। कौन सा? तो ये श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसका एक और पार्ट्स है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेटस। ये प्लेटलेटस क्या होता है? स्तन्यों या मनुष्यों के रुधिर में सूक्ष्म रंगीन एवं केंद्रकहीन कुछ गोलाकार टिकिए के समान ये पाया जाता है, तथा मेढक के रुधिर में ये छोटी छोटी तर्कों के आकार की केंद्रक युक्त कोशिकाओं में पाई जाती है। ये ऊपर वाला में केंद्रक नहीं होता, यानी हम लोगों के अंदर इसके जो हीमोग्लोबिन है, जो प्लेटलेट्स है उसमें कोई केंद्रक नहीं होता है। बाकी जो मेढक है उसके प्लेटलेट्स में केंद्रक पाई जाती है, जिसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। एक प्लेटलेट्स या इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट किससे रिलेटेड है? तो ये मेढक से रिलेटेड है। और जो प्लेटलेटस है ये किससे रिलेटेड है? तो स्थानीय और मनुष्यों से रिलेटेड है। इसका जो मुख्य कार्य होता है प्लेटलेट्स का, ये रक्त को थक्का यानी जमाने का ये कार्य करता है। ये जमाने में पूर्ण रूप से सहायक होता है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लिए। अगला जो क्वेश्चन आता है 14 नंबर, इसमें कहता है कि पेशी ऊतक क्या है? आरेखित अथवा रेखित पेशी ऊतकों की रचना एवं कार्यों का वर्णन करिए। यानी सबसे पहले आपको पेशी ऊतक की डिफिनेशन बताना है, उसके बाद आपको बताना है कि आरेखित पेशी और रेखित पेशी क्या है, उनकी रचना क्या है, और साथ में उनका कार्य कौन कौन सा है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि पेशी ऊतक जंतु ऊतक का एक भाग है जो पेशी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती है, यानी जो पेशी ऊतक है इसकी कोशिकाएं क्या होती है? लंबी होती है। जंतुओं के शारीरिक अंगों में गति पेशी ऊतक के कारण ही होता है, यानी जो शारीरिक गति होता है अंदर में वो पेशी गति के कारण ही होते रहता है। आरेखित तथा रेखित पेशी इसी ऊतक का भाग है। कौन सा? रेखित और अरेखित जो है ये पेशी ऊतक का ही भाग है। तो आइए जानते हैं अरेखित पेशी क्या होता है। तो यह पेशी तर्कु आकार की होती है। तर्कु मतलब स्पिंडल शेप्ड में होता है। आहार नाल की भित्ति में अनुदैर्ध्य और गोलाकार पेशी स्तरों के रूप में ये दिखाई देता है। अगर इसकी कार्य की बात करें तो ये आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन के प्रवाह का संकुचन एवं प्रसार क्रिया के कारण ये संपन्न होती है। यानी एक क्रिया को ये संपन्न करती है आहार नाल में, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए भोजन को एक कार्य करती है अरेखित पेशी। अगर रेखित पेशी की बात करें तो ये पेशी जंतु के कंकाल से जुटी होती है और इनमें ऐच्छिक गति होती है। यह पेशी अनेक बहुकेंद्रक तंतुओं से मिलकर के बनती है और प्रत्येक तंतु या कोशिका एक पतली झिल्ली सार्कोलेमा से घिरी होती है। इसके अंदर कोशिका द्रव भी होता है जिसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें अनेक मायोफाइब्रिल पाए जाते हैं या होते हैं। अगर इसकी कार्य की बात करें तो इसका जो कार्य है वो ये है कि सभी को एक साथ जोड़ करके रखता है। सभी जो कंकाल है उसको ये जोड़ करके रखता है।
ये इसका मुख्य रूप से कार्य होता है। अगला क्वेश्चन आता है रक्त या लसिका के कार्यों का वर्णन करिए। तो सबसे पहले हमने रक्त के कार्य को यहाँ पे वर्णन किया है, जिसमें फर्स्ट लिखा है कि जो रुधिर है वो पची भोजन सामग्री जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, ये सभी को अंतःस्रावी एवं उत्सर्जित पदार्थों या गैसों जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का परिवहन विभिन्न अंगों में करती है। ठीक है, यानी ये भोजन को ले जाने में भी सहायक होता है, उत्सर्जित पदार्थ जो शरीर से बाहर निकलने वाला उसमें भी ये सहायता करता है, और साथ में एक गैसों के आदान प्रदान यानी जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें जो गैस लेते हैं उसको ले जाने और ले आने में ये सहायक होता है रक्त। उसके बाद अगला जो इसका है उसमें हमने ये लिखा है कि ये शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। शरीर के ताप को आवश्यकता अनुसार नियंत्रित करता है, यानी ज्यादा ठंडा हो गया तो ये हीट करने का कार्य करता है, और अगर ज्यादा हीट हो गया तो ये ठंडा होने का कार्य करता है। प्लेटलेट्स रुधिर को जमाने में मदद करता है, जो रुधिर ही है प्लेटलेट्स का एक थर्ड पार्ट है जो खून को जमाने में, रक्त को जमाने में सहायता प्रदान करता है। और श्वेत रुधिर कणिकाएं जीवाणु तथा अन्य हानिकारक पदार्थों का भक्षण करता है और उन्हें क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, उसे बर्बाद कर देता है। तो इस तरीके से हमने बता दिया रक्त के कार्य। अब आइए लसिका के कार्य को जानते हैं। लसिका का कार्य होता है रोगों से लड़ने एवं संक्रमण को दूर करने के लिए, इसे हम लोग इसका कार्य होता है। ठीक है, यह पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, और लसिका शरीर के असंक्राम्य यानी जो असंक्रमण तंत्र है उसको वो निर्माण करता है। संक्रमण को दूर करने के लिए असंक्रामक तंत्र का निर्माण करता है। ये लसिका का कार्य होता है। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, ये बहुत इजी है। इसमें आपको सिर्फ बताना है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है और इसको स्वच्छ एवं नामांकित चित्र खींच देना है, बस इसका आंसर हो गया। इसमें लिखा भी है कि वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए हमने लिखा है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन है। तंत्रिका ऊतक की इकाई कौन सा है, तो वो न्यूरॉन है। इसका फिगर आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये तंत्रिका ऊतक है, जिसमें आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो आपको पतला पतला यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग डेंड्राइटस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डेंड्राइटस बोलते हैं। और ये जो डेंड्राइटस होता है वो डेंड्रन से मिलकर के बना होता है। ये जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे जो पॉइंट्स, ये सभी क्या है, डेंड्रन्स है। क्या है, डेंड्रन्स है। और डेंड्रन्स से जो भी पतले पतले धागे के रूप में निकल रही है उसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइटस। अब यहाँ पे ये जो आपको हल्का रेड टाइप में या डॉट डॉट टाइप में दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं साइटन। क्या बोलते हैं, साइटन। ये चारों तरफ ये पाए जाते हैं द्रव के रूप में। फिर आपको बीच में एक केंद्रक पाया जाता है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे। इनमें सबसे लंबा एक और होता है डेंड्रन, जिसको एक्सॉन कहा जाता है। आप देख पा रहे होंगे ये वाला है जो बहुत लंबा, यहां तक देखिए, यहां तक ये पाया जा रहा है, देख पा रहे होंगे। चलिए हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। और ये भी एक डेंड्रन है, और डेंड्रन के साथ साथ इधर आके ये डेंड्राइटिस का भी निर्माण करता है। तो ये सबसे लंबा होता है और इसके कारण इसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, और फिर वही जो एक्सॉन है इसके चारों तरफ से क्या होता है, एक घिरा हुआ होता है जिसको हम लोग न्यूरिलेमा आच्छाद्य कहते हैं। फिर उसके बाद न्यूरिलेमा के जो नीचे का जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेनवियर की नोड, जो इस तरीके से यहाँ पे बटी हुई होती है। उसके नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, ठीक है, जो एक्सॉन के बीच में है। और ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है हल्का हल्का रेड वाला, इसको बोलते हैं मज्जा आच्छाद्य। क्या बोलते हैं इसको, मज्जा आच्छाद्य बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है और लिख करके यहाँ पे आपको बता देना है, फिगर ड्रॉ कर देना है। तो उम्मीद करते हैं फिगर ड्रॉ आपसे हो जाएगी। आगे के क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 17 जो आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि न्यूरॉन तथा तंत्रिका कोशिका की रचना का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा लॉन्ग है, तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर हम लोग कर ही लेते हैं। हमने लिखा है कि न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है,
जिसका कार्य मस्तिष्क से संवेदनाओं या सूचनाओं को एक भाग से दूसरे भाग में भेजना होता है। अगर इसकी बात करें इसकी संरचना की, तो यह विशेष रूप से लंबी होती है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो न्यूरॉन होती है वो विशेष रूप से यहां से लेकर के यहां तक ये लंबी होती है। इसमें जीव द्रव से घिरा एक केंद्रक पाया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका केंद्रक है, और ये जो आपको रेड टाइप के यहाँ पे जो डॉट डॉट पॉइंट दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जीव द्रव। केंद्रक हम लोग इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है केंद्रक, ठीक है। जीव द्रव से अनेक डेंड्राइटस नामक शाखाएं निकलती है। ये जो जीव द्रव है इनसे क्या निकलती है, डेंड्राइटस इस तरीके से पतले पतले धागे के रूप में ये बाहर निकलती है, जिसको हम लोग डेंड्राइटस के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग डेंड्राइटस कहते हैं, ठीक है। इन शाखाओं में से एक शाखा अधिक लंबी होता है। ये जो डेंड्राइटस है इसमें से देखिए ये वाला जो शाखा है, आगे वाले वीडियो में भी हमने समझाया था आपको, ये बहुत लंबी होती है और इसके कारण हम लोग इसको एक्सॉन के नाम से जानते हैं, जो आवेग का संचार करता है। और ये जो एक्सॉन है ये किसको संचारण करता है या किसको एक जगह से दूसरे जगह भेजता है, तो ये संचार को भेजता है, आवागमन को ये कार्य, आवागमन में ये सहायता प्रदान करता है या आवागमन का ये कार्य करता है। तंत्रिका तंतु या एक्सॉन की बाहरी परत, बाहरी कोमल आच्छाद को न्यूरलेमा या आच्छाद कहते हैं। तंत्रिका तंतु या एक्सॉन के बाहरी, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तंत्रिका या एक्सॉन, ये है आपका एक्सॉन। इसके जो बाहरी वाले पॉइंट है ये वाला देख पा रहे होंगे बाहरी पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरिलेमा आच्छाद्य। क्या बोलते हैं, न्यूरिलेमा आच्छाद्य बोलते हैं। फिर उसके बाद आगे कहता है कि इसके नीचे का अगर बात करें तो इसमें एक माइलिन आच्छाद्य पाया जाता है, जिसको मज्जा आच्छाद्य कहते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मज्जा आच्छाद्य यहाँ पे है, जो इन सब के नीचे यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग मज्जा आच्छाद के नाम से जानते हैं। यह जगह जगह संकुचित होता है, जिसे रेनबियर की नोड भी कहते हैं। और ये क्या होता है, जगह जगह पे संकुचित होता है, यानी इस तरीके से पाया जाता है। और संकुचित मतलब कि ये मुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, तो रेनबियर के नोड से जानते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना था। एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर सिनेप्स का निर्माण करता है। अब सिनेप्स यहाँ पे देख पाएंगे कि सिनेप्स का निर्माण कैसे करता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो है ये सभी ये डेंड्राइटिस है, और इधर से भी एक और डेंड्राइटिस है। जब ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे किसका निर्माण करता है, सिनेप्स का। और ये सिनेप्स का निर्माण कब करता है, जब एक्सॉन के एक भाग दूसरे भाग से मिलकर के जब जुड़ता है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटस से जुड़ता है, तब ये सिनेप्स का निर्माण करता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर का आंसर कंप्लीट होता है। आप लोगों को इस चैनल पे इस तरह के वीडियो अपलोड किए जाएंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।